यानी मानव जन्म। मानव जन्म के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो मानव जन्म में बात करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर जनन किसे कहते हैं। तो जनन एक वैसी प्रक्रिया है, जनन अगर आपको लिखना हो तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। जनन एक वैसी प्रक्रिया है जिसके तहत कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी संतति को बनाए रखता है, उसको जनन कहते हैं। अब बात करते हैं कि जनन के प्रकार कितने हैं। तो जनन दो प्रकार के होते हैं, और लैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो बात करते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? तो अलैंगिक जनन में या तो मेल या फिर फीमेल दोनों में से कोई एक न्यू बॉर्न बेबी को जन्म देगा। और लैंगिक जनन में होता है क्या कि इसमें मेल और फीमेल दोनों की ज़रूरत पड़ती है। इसमें गैमीट का फॉर्मेशन भी होता है और गैमीट का फ्यूजन भी होता है, यानी युग्मक का निर्माण भी होता है और युग्मक का संलयन भी होता है। लेकिन अलैंगिक जनन में जो है युग्मक का निर्माण हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन युग्मक का संलयन नहीं होगा। और लैंगिक जनन में युग्मक का संलयन नहीं होता है। तो बात करते हैं कि हम लोग मानव जनन, तो जनन तो हम लोग देख लिए। अब मानव जन्म में आज हम लोग मेनली रूप से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी पुरुष जनन तंत्र के बारे में बात करेंगे। तो पुरुष जनन तंत्र के बारे में बात करने से पहले हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन यानी जनन अंग कितने प्रकार के होते हैं। जनन अंग जो है मेनली दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राथमिक जनन अंग और द्वितीयक। प्राथमिक जनन अंग और द्वितीयक जनन अंग। तो प्राथमिक जनन अंग में मेल के केस में प्राथमिक जनन अंग वृषण यानी टेस्टिस को कहा जाता है। और फीमेल के केस में प्राथमिक जनन अंग यानी को कहा जाता है, यानी अंडाशय को फीमेल में प्राथमिक जनन अंग कहा गया। और द्वितीयक जनन अंग मेल में भी पाए जाते हैं और फीमेल में भी पाए जाते हैं। तो हम लोग जब मेल में देखेंगे, जब मेल पढ़ेंगे तो हम लोग मेल में द्वितीयक जनन अंग देखेंगे, और जब फीमेल पढ़ेंगे तो फीमेल में द्वितीयक जनन अंग देखेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देरी के अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। पुरुष जनन तंत्र के अंतर्गत एक जोड़ी वृषण नलिकाओं के साथ साथ एक जोड़ी ग्रंथि तथा बाह्य जननेंद्र। पुरुष में बाह्य जननेंद्र पेनिस यानी लिंग को बाह्य जननेंद्र कहा जाता है। तो एक जोड़ी वृषण और एक जोड़ी ग्रंथियां और बाह्य जननेंद्र शामिल होता है। शरीर में वृषण उदर गुहा के बाहर एक थैलीनुमा संरचना में पाया जाता है, जिसको वृषण कोश यानी एस्क्रोटल सैक बोला जाता है। और यहाँ जो आपको देख रहे हैं एस्क्रोटल सैक, एस्क्रोटम से जो टेस्टिस जो एस्क्रोटम से जुड़ा हुआ है, इसको हम लोग गुबर्नकुलम कहते हैं। इसको गुबर्नकुलम कहा जाता है। और बात करें कि ये बाहर आखिर हमारे एब्डोमिनल कैविटी से बाहर क्यों होता है, तो बाहर इसलिए होता है कि हमारे शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी 37 डिग्री सेल्सियस। और स्पर्मेटोजेनेसिस यानी स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए जो तापमान की ज़रूरत है वो हमारे शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम आवश्यकता होती है। तो इसलिए हमारा टेस्टिस यानी वृषण हमारे शरीर से बाहर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर वृषण कोश में यानी पाया जाता है। चलिए तो वृषण का साइज जान लेते हैं हम लोग कितना है। तो वयस्क में प्रत्येक वृषण अंडाकार रूप में होता है, अंडाकार आकृति उसकी होती है, जिसकी लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर लंबाई होता है 4 से 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। वृषण जो है सघन आवरण से ढका होता है। हम आपको बताएंगे जब वृषण टेस्टिस के बारे में अच्छे से ब्रीफली जब पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि टेस्टिस जो है 3 प्रकार के आवरण से ढका होता है, 3 तरह के आवरण से ढका होता है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में
कवर करेंगे। अब बात करते हैं कि सहायक नलिका इसमें कौन कौन होता है। सहायक नलिका जो हमारा जो स्पर्म बना है उसको, अब आखिर स्पर्म हमारा बना क्यों है? स्पर्म इसलिए बना है कि एग को फर्टिलाइज कर सके। अब एग तो पाया जाता है फीमेल के बॉडी में, तो फीमेल के बॉडी में हमारा यहाँ जो स्पर्म बना है, यहाँ से आखिर स्पर्म जाएगा कैसे? तो उसके लिए सहायक नलिका होती है। सहायक नलिका के माध्यम से यहाँ से होते हुए बाहर निकलता है। तो हम बात करते हैं सहायक नलिका कौन कौन हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाया जाता है। तो सहायक नलिका के अंतर्गत वृषण जालिका यानी रेटेड टेस्टिस। अब हम लोग टेस्टिस जब पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे कि रेटेड टेस्टिस किसको कहा जाता है। रेटेड टेस्टिस में पाया एक रेटेड टेस्टिस होता है, वास इफ्रेंसिया, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं शुक्रवाहिकाएं। वास इफ्रेंसिया को शुक्रवाहिकाएं बोला जाता है। उसके बाद अधिवृषण, इसको हम लोग इपिडिडाइमिस इंग्लिश में बोलते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसको अधिवृषण बोला जाता है, यानी इपिडिडाइमिस बोला जाता है। यहाँ पर हम आपको बताए भी हैं, इसको अधिवृषण बोला जाता है, इपिडिडाइमिस। ये आपका वृषण हो गया, एक जोड़ा वृषण। ये आपका वृषण कोष हो गया। वृषण अधिवृषण के बाद यहाँ देख रहे हैं शुक्रवाहक यानी वास डिफरेंस। तो हम बताएं कि सहायक नलिका में कितने हो गए? पहला तो रेटेड टेस्टिस, दूसरा हो गया वासा इफ्रेंसिया, वास इफ्रेंसिया, तीसरा हमारा हो गया इपिडिडाइमिस यानी अधिवृषण, और चौथा हमारा हो गया वास डिफरेंस। तो सहायक नलिका 4 प्रकार के नलिका से मिलकर बना होता है सहायक नलिका पुरुष में। तो चलिए हम लोग आगे जानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ हमारा शुक्राणु बना, शुक्राणु यानी स्पर्म, यहाँ हमारा शुक्राणु बना, और यहाँ से वास डिफरेंस, पहले यहाँ से निकले रेटेड टेस्टिस, फिर वासा इफ्रेंसिया, यहाँ से रेटेड टेस्टिस का जाल होता है, जाल मिलके एक सिंगल ओपनिंग बनाता है, उसको वासा इफ्रेंसिया कहते हैं। और यहाँ से वासा इफ्रेंसिया से इपिडिडाइमिस में खुलता है, फिर इपिडिडाइमिस से हमारा वास डिफरेंस में होते हुए शुक्राणु वास डिफरेंस से होते हुए यहाँ एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। इसको हम लोग मूत्र वाहिनी कहते हैं। ये किडनी से, यहाँ जैसे है ये किडनी से आता है मूत्र वाहिनी, इसको हम लोग यहाँ एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। और ये जो आप देख रहे हैं ये इस कलर, ये इसको हम लोग शुक्राशय यानी सेमिनल वेसिकल कहते हैं। सेमिनल वेसिकल इसको इंग्लिश में बोला जाता है शुक्राशय। शुक्राशय ग्लैंड जो है, अब बताते हैं कि मेल में रिप्रोडक्टिव जो ग्लैंड हम बताए थे वो 3 प्रकार के ग्लैंड होते हैं। एक होता है शुक्राशय ग्लैंड यानी इसको सेमिनल वेसिकल कहा जाता है, एक होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, और एक होता है कॉपर ग्लैंड जिसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहा जाता है। तो हम बताएंगे कि इसका सबका कार्य क्या है। तो यहाँ से जो हमारा वास डिफरेंस आया, वास डिफरेंस और शुक्राशय यानी वास डिफरेंस और शुक्राशय दोनों मिलकर एक कॉमन डक्ट बनाता है। इसको हम लोग स्खलनी नलिका हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको इजैकुलेटरी डक्ट बोला जाता है। और ये इजैकुलेटरी डक्ट हमारे यूरेथ्रा में खुलता है। और बता दें कि मेल में जो है, मेल में यूरिन और स्पर्म का एक ही रास्ता होता है। ये जो हम आपको इजैकुलेटरी डक्ट बताए हैं, इसमें थोड़े समय के लिए स्पर्म का स्टोरेज होता है। और हम आपको ये कॉपर ग्लैंड जो है, कॉपर ग्लैंड का फंक्शन, अब हम आपको ग्लैंड का फंक्शन बता रहे हैं कि आखिर ग्लैंड का फंक्शन क्या है। तो ये शुक्राशय जो देख रहे हैं आप, सेमिनल वेसिकल, ये सेमिनल प्लाज्मा रिलीज करता है। एक चिपचिपा तरल पदार्थ होता है जो ये स्पर्म में मिलता है। यहाँ से जब दोनों कॉमन डक्ट बनाता है तो यहाँ से ये खुलता है इसका एक फिर सिंगल ओपनिंग। ये सेमिनल प्लाज्मा बनाता है, और सेमिनल प्लाज्मा जो टोटल स्पर्म है उसका 60 to 70% बनाता है। सेमिनल प्लाज्मा 60 to 70% सेमिनल प्लाज्मा बनाता है। फिर प्रोस्टेट ग्लैंड जो है 20 to 30% प्रोस्टेट ग्लैंड बनाता है। और फिर कॉपर ग्लैंड 10% कॉपर ग्लैंड बनाता है। अब बता देते हैं कि शुक्राशय जो है इसमें फ्रुक्टोज की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है,
जिससे स्पर्म को एनर्जी मिल सके। और प्रोस्टेट ग्लैंड जो है, प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन होता है कि स्पर्म को मोटिलिटी प्रदान करना, यानी स्पर्म को चलने में सहायता करता है। और कॉपर ग्लैंड जो है, जब जैसे हमारे यूरेथ्रा से यूरिन पास हुआ, तो अगर उसी टाइम स्पर्म को भेज दिया जाएगा तो वो स्पर्म का डेथ होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो इसलिए कॉपर ग्लैंड जो है ये लुब्रिकेटिंग एजेंट रिलीज करता है। लुब्रिकेटिंग एजेंट का फंक्शन ये है कि यानी स्नेहन के रूप में वो कार्य करता है, और ये हमारे यूरेथ्रा को न्यूट्रलाइज कर देता है, कि जो भी एसिडिक मीडियम है उसको बेसिक मीडियम में चेंज कर देता है। तो कॉपर ग्लैंड का कार्य हम लोग समझ लिए। तो अब हम लोग बात करते हैं एक्सटर्नल जेनेटिलिया। एक्सटर्नल जेनेटिलिया मेल में पेनिस होता है, यानी इसको लिंग बोला जाता है, पेनिस। तो हम बात करते हैं ये 2 प्रकार के मसल से बना होता है। पेनिस जो 2 प्रकार के मसल से बना होता है। ये जो मसल है, ये आप हरा कलर से जो देख रहे हैं, ये मसल, इस मसल को कहा जाता है कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसा। ये हमारे मसल जो है एरेक्शन में सहायता करता है, पेनिस के एरेक्शन में सहायता करता है, ताकि वो वेजाइना में अच्छी तरह से जा सके। तो ये कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसा। और ये जो दूसरा आप मसल देख रहे हैं रेड कलर से, इसको हम लोग कहते हैं कॉर्पोरा कॉवर्नोसा। ये कॉर्पोरा कॉवर्नोसा और कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसा पेनिस के इरेक्शन में सहायता करता है। और ये जो देख रहे हैं ये ब्लैक कलर से, इसको हम लोग अग्रछद यानी फोर स्किन बोला जाता है। इसको अग्रछद यानी फोर स्किन बोला जाता है। और ये जो इस कलर से जो देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सीसन मुंड, यानी ग्लांस पेनिस इसको बोला जाता है इंग्लिश में। देखिए इंग्लिश में भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि नॉर्मल वे में आप हिंदी तो उतना याद नहीं रहता है, इसलिए इंग्लिश जानना बहुत ज़रूरी है। इसको ग्लांस पेनिस कहा जाता है। ये हमारा हो गया फोर स्किन, ये हो गया इपीडिडाइमिस, ये हो गया टेस्टिस, ये हो गया स्क्रोटम, ये हो गया यूरेथ्रा। कॉपर ग्लैंड को ही बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। ये तो प्रोस्टेट ग्लैंड हो ही गया। स्खलनी नलिका को हम लोग इजाकुलेटरी डक्ट कहते हैं। शुक्राशय को हम लोग सेमिनल वेसिकल बोला जाता है इसको। ये हमारा हो गया, और ये हो गया यूरेटर। मूत्रवाहिनी को यूरेटर बोला जाता है। ये हो गया शुक्रवाहक, जिसको हम लोग वास डिफरेंस कहते हैं। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि रिवीजन करने में अच्छा रहेगा। तो चलिए आज बस इतना ही। अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टेस्टिस के बारे में जानेंगे, और देखेंगे कि आखिर टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, यहाँ पर कौन कौन से सेल्स पाए जाते हैं, किस सेल्स के कारण स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पर कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, मेल में जो हार्मोन रिलीज होता है आखिर कहाँ से रिलीज होता है। तो चलिए आशा करते हैं कि वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हम कभी भी जब भी नया वीडियो अपलोड करें नए टॉपिक पे, तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। धन्यवाद।